दोस्तों जरा सोचिए कि रशिया जैसी दूसरी सबसे पावरफुल कंट्री को एक यूएस दोस्तों कहीं ना कहीं उसको पूरे कंट्रीज के साथ मिलके डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ स्विफ्ट बैंक के बारे में। दोस्तों इसका मोनोपोली जो यूएस या फिर वेस्टर्न अलायंस कंट्रीज का जो बढ़ रहा है, इसके कारण दोस्तों ये दिख रहा है कि कल के डेट में जो भी पावरफुल कंट्रीज है, अगर दोस्तों इंडिपेंडेंट नहीं हुई या फिर उनके पास दूसरा रास्ता नहीं दिखा, तो कल के डेट में दोस्तों यूएस उन पर भी हावी हो सकता है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्विफ्ट मोनोपोली के बारे में। दोस्तों आज के टाइम पे रशिया इस ग्लोबल बैंक के कारण दोस्तों ट्रैप में फंस चुका है। चलिए समझते हैं दोस्तों स्विफ्ट बैंक के बारे में। दोस्तों चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये स्विफ्ट बैंक क्या है। तो बेसिकली दोस्तों देखा जाए ना, तो स्विफ्ट बैंक का मेनली स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मतलब दोस्तों एक ऐसा बैंक जिसमें दोस्तों मतलब कि ये एक बेसिकली देखा जाए ना, तो ये मैसेज नेटवर्क है। इसमें दोस्तों कोई भी फंड ट्रांजेक्शन नहीं होता है। ये ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो 11,000 बैंक्स का एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें 200 से ज़्यादा देश जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये देखा जाए ना, इसलिए बना है क्योंकि आपस में ये देश एक सिक्योर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मेनली जो उन लोगों को फंड अगर ट्रांसफ़र करना है, तो एक तो कम से कम सिक्योर मीडिएटर होना चाहिए, और वही है दोस्तों स्विफ्ट। दोस्तों अगर बात की जाए कि अगर इंडिया के बैंक से किसी यूएस के बैंक में अगर पैसे भेजने हैं, तो पहले वो मैसेज के थ्रू ट्रैवल होता है, जो कि दोस्तों वो मैसेज स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू वो जाता है। दोस्तों अब अगर बात की जाए तो इसमें मोनोपोली की टर्म कैसे आती है, या फिर दोस्तों इसको मोनोपोली कैसे बोला जा सकता है। तो दोस्तों स्विफ्ट का मोनोपोली ये दिखाता है कि ये मतलब ओवरऑल ऑल जितने भी बॉर्डर है, जितने भी दोस्तों बॉर्डर्स में बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है, ये इकोनॉमी जो दोस्तों चल रही है पैसों से, तो इस पैसे का लेन देन बेसिकली दोस्तों स्विफ्ट कम्युनिकेशन के द्वारा किया जाता है। तो इसी के कारण दोस्तों बेसिकली स्विफ्ट मोनोपोली बोली जाती है। दोस्तों इसमें बात की जाए तो इसमें और कोई दूसरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि इसको अभी कॉम्पीट करे। इसको दोस्तों अगर बात की जाए तो बेसिकली इसको अभी चैलेंज करे। तो दोस्तों इसमें सबसे खास बात है ट्रस्ट है, स्केल है, और दोस्तों लोगों का रीच है। रीच की बात की जाए दोस्तों तो ऑन एंड अराउंड 40 मिलियन से ज़्यादा मैसेजेस आज के टाइम पे दोस्तों स्विफ्ट पे किए जाते हैं। दोस्तों अगर किसी कंट्री को स्विफ्ट के नेटवर्क से हटा दिया जाए, जैसे कि रशिया या फिर ईरान को, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो दिखता है कि वो फिनेंशियली आइसोलेटेड हो जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप एग्जांपल के बेसिक उस सिनेरियो से आप समझो कि आप एक ऐसे मार्केट में जाते हो जहां पे फुल ट्रांजेक्शन दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से ही लिया जाता है, कैश वहां पे लिया ही नहीं जाता है। तो जस्ट इमेजिन दोस्तों कि उस कम्युनिकेशन में अगर आप कोई कैश लेके जाते हो किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तो दोस्तों वहां पे आपका कोई जो कैश है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये सेम चीज दोस्तों हम लोगों को रशिया के एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर दोस्तों स्विफ्ट नेटवर्क से आप हट जाओगे, मतलब इस 11,000 बैंकिंग नेटवर्क से अगर आप हट जाओगे, तो आपका व्यापार पे दोस्तों एक बहुत बड़ा चोट लगता है। दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूएस का इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे है स्विफ्ट पे, तो बात की जाए तो पहले तो स्विफ्ट का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये बेल्जियम में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूएस और वेस्टर्न अलाइज जो कंट्रीज है, उनका पावर बहुत ज़्यादा है, उनका इन्फ्लुएंस दोस्तों उसके पॉलिसीज पे बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों अगर बात की जाए तो ये सिस्टम मेनली अगर आप देखो ना, तो यूएस के डॉलर बेस्ड के कारण दोस्तों ये मार्केट में आया। जैसे कि अगर बात करें दोस्तों, तो ये मेन सिनेरियो हम लोगों को 1980-70 के अराउंड दिखता है, जब पूरे वर्ल्ड में दोस्तों मिडिल ईस्ट जो मार्केट जो तेल का बन जाता है। तो उस टाइम पे होता है क्या है कि बेसिकली तेल के डील में दोस्तों यूएस डॉलर का एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इसके कारण पूरे मिडिल ईस्ट में ही नहीं दोस्तों, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, और यही दोस्तों डॉलर का डिमांड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक मोनोपोली सा क्रिएट कर देता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यूएस दोस्तों ईरान और रशिया पे एक सैंक्शंस लगा देता है, जिसके कारण दोस्तों क्या हो गया था कि मेनली ये स्विफ्ट के मतलब नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो इसके कारण दोस्तों उनका जो इंटरनेशनल पेमेंट है वो फ्रीज हो चुका था। मतलब दोस्तों आज के टाइम पे देखा जाए तो यूएस के लिए आज के टाइम पे स्विफ्ट जो है एक पावरफुल फाइनेंशियल वेपन है, जिसको यूज करके आज के टाइम पे रशिया को वो कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।
दोस्तों, अब सबसे खास बात कि इस स्विफ्ट मोनोपोली का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे खास बात कि ये सिक्योर है, फास्ट है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो इसका बेसिक मतलब कि जो एस्पेक्ट है यही है दोस्तों। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये फ्रॉड को भी प्रिवेंट कर लेता है, इलीगल ट्रांसफ़र को भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये इजिली कैप्चर कर लेता है। तो ये दोनों दोस्तों बेसिकली देखा जाए ना तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। लेकिन निगेटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें यूएस का एक तरीके का आपको डोमिनेशन दिखेगा, जो कि दोस्तों दिखेगा कि ग्लोबल फाइनेंस पे एक किसी इंडिविजुअल कंट्री का मतलब डोमिनेंस है। दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास दोस्तों बेसिक अथॉरिटी है, मतलब लिमिटेड ऑटोनॉमी है। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर जियो पॉलिटिकली हम लोग समझे तो यूएस फ्यूचर में एक इसको वेपन के तौर पे यूज़ कर ही सकता है दोस्तों। मैं कर ही सकता का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आज लाइव एग्जांपल आपको दिख रहा है कि दोस्तों रशिया कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं है। ये दोस्तों देखा जाए ना तो पूरे वर्ल्ड का डेवलप्ड इकोनॉमी है, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में इसका नाम आता है। और उस कंट्री को दोस्तों मतलब कि इस फिनेंशियल वेपन का यूज़ करके उसके रूट कॉजेज को पकड़ना, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। आज के टाइम पे दोस्तों इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और दोस्तों इसको कहीं ना कहीं अपने एंड से एक सिक्योर माध्यम खोजना ही पड़ेगा। अब अगर बात की जाए दोस्तों तो क्या स्विफ्ट का कुछ अल्टरनेटिव भी है क्या। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक अप्रोच है और दोस्तों ये कोई नया बात नहीं है। इस पे हम लोग बहुत सारे देशों के बहुत बार ऐसे जो मुद्दे हैं ये लगातार उठते आए हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग समझते हैं कि रशिया का एक है हमारा मेनली SPFS कॉल्ड एज दोस्तों सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज। दोस्तों ये मेनली देखा जाए ना तो रशिया में यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसको रशिया में यूज़ किया जाता है मेनली उसके डोमेस्टिक जो मैसेजिंग ऐप्स हैं ना बैंकिंग के, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और सबसे खास बात दोस्तों कि मतलब ये रशिया के इंटरनल जो मतलब कि मार्केट है या फिर दोस्तों कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उसके साथ ये डील करता है। गोल तो ये रहता है दोस्तों कि मेनली स्विफ्ट को बाईपास करे। अगर दोस्तों देखा जाए ना तो यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन अगर सैंक्शंस लगाते हैं तो दोस्तों ये स्विफ्ट को बाईपास करने के लिए इसी माध्यम से आगे की तरफ आ सकता है। दोस्तों अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना का दोस्तों ये जो है क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, ये दोस्तों चाइना का एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है जिसको मेनली दोस्तों आप देखोगे तो चाइनीज़ युआन में मेनली सेटलमेंट लेता है। दोस्तों इसको क्रॉस बॉर्डर और फिनेंस के लिए ये यूज़ करता है। बात की जाए दोस्तों तो बेसिकली दिखता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में खुद को उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो स्विफ्ट के मायने में ये बहुत अभी भी छोटा है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि इंडिया में भी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस मैसेजिंग ऐप है या फिर दोस्तों मैसेजिंग सिस्टम है। बेसिकली दोस्तों इसको स्विफ्ट का अल्टरनेटिव बोला तो जाता है, लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट में ही नहीं दोस्तों, ये इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में ये देखने को हम लोगों को मिलता है। इसमें दोस्तों RTGS हो गए, नेफ्ट हो गए या फिर IMPS जैसे ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर किया जाता है RBI के द्वारा। इनफैक्ट देखा जाए दोस्तों कि इसको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अभी नहीं बनाया गया है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे CBDC की तो दोस्तों हम लोगों को दिखता है कि CBDC एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रुपी या फिर दोस्तों डिजिटल युआन। हम लोगों को दिखेगा दोस्तों कि मेनली आप देखोगे कि जितने भी गवर्नमेंट की डिजिटल करेंसीज है उसको दोस्तों डायरेक्टली करेंसी ट्रांसफ़र या फिर दोस्तों बॉर्डर एक्सचेंज मोड में इसको यूज़ किया जा सकता है फ्यूचर में। तो बेसिकली देखा जाए ना दोस्तों तो इसके ऑल्टरनेटिव यूज़ तो इधर हैं। लेकिन दोस्तों सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आता है दोस्तों ब्रिक्स का एक कॉमन पेमेंट सिस्टम। बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे ब्रिक्स में जो मेजर पावरफुल कंट्रीज हैं वो हमेशा से कोशिश करते हैं दोस्तों कि एक सिंगल हम लोग एक करेंसी को यहाँ पे तैयार करते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि हम लोग आपस में इसके एक्सचेंज कर सकते हैं, करेंसी ट्रांजेक्शन होगा। तो इसके कारण यूएस का जो डॉलर डोमिनेंस है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों तो ये इतना इम्पैक्टफुल है रियली में दोस्तों। अगर ये सब्सिट्यूट आ जाता है ब्रिक्स के द्वारा तो ये कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी को हिला जरूर सकता है। लेकिन हाल ही में दोस्तों इंडिया के मेनली फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इस बात को क्लियर किया कि अब ये इंडिया इस तरीके के कोई भी स्टेप्स पे आगे नहीं बढ़ेगा। अभी इंडिया किसी भी ब्रिक्स को एक नए करेंसी के फॉर्मेशन में आगे होते हुए नहीं कोशिश करेगा कि इसमें हाथ बटाए। तो बेसिकली दोस्तों इंडिया भी चाहता है कि हर कंट्री से अपने ट्रेड बैलेंस को मेंटेन रखे, इकोनॉमिक दोस्तों कनेक्टिविटी को मजबूत रखे और साथ साथ दोस्तों पूरे वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रांग बना के रखे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो